नेक्स्ट हम लोग सीखते हैं कि किसी भी दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे निकालना है, क्या तरीका है उसको एंगल को निकालने का। ठीक है, इस तरीके को हम समझते हैं। तो हेडिंग हम दे सकते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। जैसे मैंने पहले भी बताया कि हम कभी भी कोई वेक्टर जब बनाते हैं तो ये इस वेक्टर का हेड कहा जाता है और ये इस वेक्टर का टेल कहा जाता है। ठीक है, टेल का मतलब पूंछ, हेड का मतलब सर। तो कोई भी दो वेक्टर जब एंगल निकालने की बात आएगी तो तीन केसेस वहां अराइज होते हैं। तीन केसेस में पहला केस ये होता है कि दोनों वेक्टर टेल टू टेल जुड़े हैं। जहां पर पहले वेक्टर की टेल है वहां पर दूसरे वेक्टर की भी टेल। तो अगर मैंने इसको नाम दिया वेक्टर ए, इसको नाम दिया वेक्टर बी, और ये दोनों के बीच में हमें एंगल थीटा दिख रहा है। तो अगर दोनों वेक्टर टेल टू टेल जुड़े हुए हैं तो इनके बीच में जो एंगल हमको दिख रहा है थीटा, वही आंसर होगा। सिंपल, थीटा लिख देंगे। दूसरा केस हो सकता है कि दो वेक्टर्स जो जुड़े हैं ये कुछ इस तरीके से जुड़े, ठीक है, और इनके बीच में यहां पे ये जो एंगल दिख रहा है, ये दोनों वेक्टर आप देख सकते हैं कि हेड टू हेड जुड़े हुए हैं। अगर दोनों वेक्टर हेड टू हेड जुड़े हुए हैं, इनके बीच में एंगल थीटा दिखता है, तो हम ये कह सकते हैं कि इनके बीच का एंगल थीटा ही कहा जाएगा। ठीक है, तो टेल टू टेल जुड़े हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, हेड टू हेड जुड़े हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों केसेस में ही उनके बीच का एंगल थीटा ही कहा जाएगा। ठीक है, जब हेड और टेल जुड़े होते हैं, ठीक है, उस केस में हमें थोड़ा ध्यान देना है। जैसे ये वेक्टर हो गया और एक दूसरा वेक्टर ये हो गया, तो आप ये कह सकते हैं कि जहां पर पहले वेक्टर का हेड है वहां दूसरे वेक्टर की टेल है। ठीक है, पहले वेक्टर का जहां हेड है वहां दूसरे वेक्टर की टेल है। ऐसे केसेस में अगर आपको इनके बीच का एंगल थीटा दिखता है तो थीटा आंसर नहीं होगा। ठीक है, टेल टू टेल जुड़े तो कोई दिक्कत नहीं, हेड टू हेड जुड़े हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर हेड टू टेल जुड़े हुए हैं तो इनके बीच का जो एंगल होगा वो एंगल अब थीटा नहीं होगा बल्कि 180 माइनस थीटा होगा। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान देना है। जैसे इसके ऊपर मैं कुछ एक क्वेश्चन देता हूं, आप लोग इसको ट्राई करें कि क्या होना चाहिए। फाइंड द एंगल बिटवीन any two vectors। ठीक है, हो सकता है डायग्राम में कई सारे वेक्टर हो, तो आपको किसी भी दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है। तो मैं एक डायग्राम बना देता हूं। ये एक वेक्टर हो गया, दूसरा वेक्टर हो गया, तीसरा वेक्टर हो गया, ये चौथा वेक्टर। ठीक है, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी। ये एंगल मान लो है 60 डिग्री, ये है 80 डिग्री, ये एंगल है 50 डिग्री, और ये जो एंगल होगा कितना बच जाएगा, 60 80 140 140 190, तो ये बन जाएगा 170। ठीक है, ये कुछ वेक्टर्स हो गए। आपको एंगल किसी भी दो वेक्टर के बीच का निकालना है तो पहले हम ए और बी के बीच का निकालेंगे, फिर ए और सी के बीच का, ए और डी के बीच का, ए एंड चार ही वेक्टर हैं तो फिर बी एंड सी, बी एंड डी, सी एंड डी। ठीक है, तो कोई भी दो वेक्टर्स हैं उनके बीच के एंगल निकालने हैं। तो देखते हैं कैसे निकलने चाहिए ये एंगल्स। ये ए और बी है, तो आप देख सकते हैं कि ए का जो टेल है वो बी के हेड से जुड़ा है। जब भी हेड और टेल जुड़े हुए हैं तो कौन सा केस होगा, थर्ड केस। और अगर ए और बी हेड टू टेल जुड़े हुए हैं तो 80 डिग्री दिखेगा, लेकिन आंसर हम क्या लिखेंगे, 180 माइनस थीटा, मतलब 180 माइनस 80 इज इक्वल टू 100 डिग्री। ठीक है, उसी तरीके से अब ए और सी में आते हैं। तो ये ए है और ये सी है, देख सकते हो
ए की टेल और सी की टेल आपस में जुड़ी हुई है। जब टेल टू टेल जुड़ी हुई है तो कोई दिक्कत ही नहीं। सबसे पहला केस, जो एंगल दिखता है 80 और 50 को जोड़कर 130, वही इसके बीच का आंसर हो जाएगा 130 डिग्री। ठीक है, फिर आता है ए और डी। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर डी है। तो आप देख सकते हो ए की टेल है यहाँ पर और यहीं पर डी का हेड है। तो ए की टेल और डी का हेड टेल आ गया, तो जो एंगल दिखता है वो नहीं होगा, 180 में से माइनस करना पड़ेगा, तो 180 माइनस 60 इज इक्वल टू 120 डिग्री। ठीक है, बी और सी, ये बी का हेड है, सी की टेल है। बी का हेड सी की टेल से जुड़ा है, तो 50 दिख रहा है, तो आंसर 50 नहीं होगा, 180 माइनस 50 डिग्रीज, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 130 डिग्रीज। ठीक है, बी और डी, बी का हेड है यहाँ पर, डी का भी हेड है, डी का हेड बी का हेड टू हेड जुड़ा हुआ है, तो फिर जो दिखेगा भाई। अब तुम बी और डी के बीच में इधर से भी आ सकते हो, इधर से भी आ सकते हो, लेकिन हमेशा छोटा वाला एंगल 180 से जो कम वाला है वही हम लोग कंसीडर करते हैं। तो ये बी है और ये डी है, दोनों हेड टू हेड जुड़े हुए हैं। दूसरा केस, 80 और 60 को जोड़ के 140 दिखता है, आंसर 140 डिग्री ही हो जाएगा। लास्ट है सी एंड डी, तो ये सी का वेक्टर बना हुआ है और ये डी का वेक्टर। तो सी की जो टेल है वो डी के हेड से जुड़ी है, टेल और हेड जुड़ी है, तो जो दिखता है 170 वो नहीं होगा, 180 में से माइनस करेंगे, आंसर हो जाएगा 180 माइनस 170 इज इक्वल टू 10 डिग्रीज। ठीक है, इस तरीके से इन तीनों में से कोई ना कोई केस होगा एंगल निकालने के लिए। जो भी केस दिया है आप उस केस को यूज करके किसी भी दो वेक्टर के बीच का एंगल निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर हमने ये भी सीखा अभी कुछ देर पहले कि तीन वेक्टर का रिजल्ट जीरो होने की क्या कंडीशंस होती। ठीक है, तो तीन वेक्टर का रिजल्ट जीरो होने के लिए हमने कई तीन कंडीशंस पढ़ी कि तीनों वेक्टर एक ऑर्डर में होने चाहिए, ट्राइंगल की तीन साइड होनी चाहिए, ठीक है, और एक प्लेन में होने चाहिए। इसके ऊपर एक क्वेश्चन बन सकता है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है, विच ऑफ द following forces can give zero result। ठीक है, मतलब कुछ फोर्सेस मैं दे रहा हूं, आपसे पूछता हूं कि इनमें से रिजल्ट किसका जीरो आ सकता है। रिजल्ट मतलब उनको ऐड करके जीरो लाना है। तो पहला है इसमें कि ए जो फोर्स है, ये फोर्स है, ठीक है, मैं सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं। ए जो फोर्स है वो 10 का है, बी जो फोर्स है वो 5 का है, और जो सी जो फोर्स है वो मान लो 20 का है। और मेरा ये सवाल है कि क्या भाई इन तीनों फोर्स का रिजल्ट जीरो आ सकता है। तो हमने ये सीखा कि तीन वेक्टर का सम जीरो होने के लिए वो तीन वेक्टर को ट्राइंगल की तीन साइड होनी पड़ती है। ट्राइंगल का फॉर्मेशन हम लोग पहले ज्योमेट्री में हम लोग पढ़ते आए हैं 9th क्लास में। ठीक है, तो कैसे ट्राइंगल का फॉर्मेशन होता है उस बात को मैं थोड़ा सा याद दिलाऊं तो फिर हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। ट्राइंगल का फॉर्मेशन, या मैं पहले कुछ केसेस लिख दूं। दूसरा ऑप्शन है a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20, c इज इक्वल टू 30। तीसरा है a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 4, 5 एंड c इज इक्वल टू 11। ठीक है, चौथा है a is equal to 20, b is equal to 40, c is equal to 90। अब चेक करेंगे, लेकिन चेक करने के पहले जैसे मैंने बताया कि जो ट्राइंगल तीन वेक्टर जो हमको दिए हुए हैं, ये तीन वेक्टर ये ट्राइंगल को फॉर्म करने चाहिए। ट्राइंगल का फॉर्मेशन नहीं होगा तो तीनों वेक्टर का एडिशन जीरो नहीं हो सकता। ट्राइंगल का फॉर्मेशन होता कैसे, जब भी आप कोई ट्राइंगल बनाते हैं तो उसकी तीन साइड होती है। ठीक है, ये साइड ए है, ये साइड बी है, ये साइड सी। तो ट्राइंगल का फॉर्मेशन तभी होता है जब सम ऑफ टू, एक्चुअली होता है सम ऑफ एनी टू साइड्स शुड बी ग्रेटर देयर और इक्वल टू। इक्वल होने से लीनियर ट्राइंगल बन जाता है, तो हम दोनों चीजों को इंक्लूड करेंगे। तो सम ऑफ एनी टू साइड्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू थर्ड साइड। एनी टू साइड में आपको कई बार चेक करना पड़ेगा, तो हम इसको बेहतर ऐसा कह सकते हैं कि सम ऑफ टू स्मॉलेस्ट साइड्स
शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू थर्ड साइड। ठीक है, अगर ये कंडीशन फुलफिल होगी ओनली देन ट्रायंगल कैन बी फॉर्म। ठीक है, ये कंडीशन फुलफिल होगी तभी ट्रायंगल बन सकता है, अगर कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तो ट्रायंगल नहीं बन सकता। जैसे मान लो एक साइड है 5 मीटर की या 5 यूनिट की है, दूसरी साइड जो है वो 6 यूनिट की है, मैं कहूं कि तीसरी साइड जो है वो 1000 यूनिट की है, तो तीसरी साइड 1000 यूनिट की है तो 1000 तो बहुत लंबा होता है, ट्रायंगल बन ही नहीं पाएगा। ट्रायंगल तभी बन पाएगा जब ये तीसरी साइड की लेंथ कुछ ऐसी हो कि इस साइड की लेंथ इन दोनों के सम के या तो बराबर हो या उससे छोटी हो। ये तीसरी साइड इनके सम से बड़ी नहीं होनी चाहिए, तभी ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो सकता है। और यही चीज हम इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। हमें ये चेक करना है कि ये 3 फोर्सेस हैं और इनमें से किन 3 फोर्स का रिजल्ट 0 आ सकता है। तो इन तीनों का जो रिजल्ट है वो 0 तभी आ सकता है जब हमें पता है कि 3 वेक्टर का सम 0 होने के लिए उन 3 वेक्टर को ट्रायंगल की 3 साइड होनी चाहिए, मतलब ट्रायंगल बनना चाहिए। और ट्रायंगल कब बनेगा? जब सम ऑफ टू स्मॉलेस्ट साइड शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू थर्ड साइड। तो हम यहां पे जब आएंगे तो चेक करेंगे सबसे छोटे 2 कौन से हैं, 10, 5, 20। इनमें सबसे छोटे 2 ये हैं। इन दोनों का जो सम है वो तीसरे वाले के या तो बराबर हो या बड़ा हो। क्या इन दोनों का सम इससे बड़ा है? नहीं है। क्या इसके बराबर है? नहीं है। तो इससे ट्रायंगल नहीं बन सकता, इनका रिजल्ट भी 0 नहीं आ सकता। इसमें देखते हो 10, 20, 30 सबसे छोटे हैं ये 2। इन दोनों का सम क्या तीसरे वाले के बड़ा है? नहीं है। बड़ा होगा तब भी चलता है, बराबर होगा तब भी चलता है। क्या इन दोनों का सम इसके बराबर है? हाँ बराबर है, चलेगा, इससे ट्रायंगल बन जाएगा और इनका रिजल्ट भी 0 आएगा। ठीक है, 10, 5, 11 सबसे छोटे ये 2 हैं। 10 और 5 का सम 15। दोनों का सम तीसरे वाले से बड़ा हो चलेगा, बराबर हो चलेगा। क्या इनका सम इससे बड़ा है? चलेगा, इनका सम 0 आ जाएगा। इन तीनों में 20, 40, 90 सबसे छोटे ये 2 हैं। 20 और 40 का सम 60। ये 60 तीसरे वाले से बड़ा हो? नहीं है। बराबर हो? नहीं है। इनका सम 0 नहीं आ सकता। ठीक है, इस तरीके से अगर कोई क्वेश्चन आता है कि 3 वेक्टर हैं उनका सम 0 है, चेक करके बताओ कि कौन से ऑप्शन हो सकते हैं। आपको इस प्रॉपर्टी का यूज करना है ट्रायंगल की, जिससे कि हम पता लगा पाएंगे कि किनका सम 0 आ सकता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम लोगों ने अभी तक ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन एंड पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन, ये 2 एडिशन के लॉ सीखे हैं। 1-2 क्वेश्चन हमने किए हैं, कुछ क्वेश्चंस और इसके ऊपर हम लोग यूज करते हैं, इससे कि आप और सीखो। एंगल निकालने का तरीका मैंने आपको बताया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके का दिया हुआ है। Two vectors of equal magnitude on addition gives the resultant vector of same magnitude। ठीक है, 2 वेक्टर्स हैं जिनके इक्वल मैग्नीट्यूड हैं और उनका रिजल्टेंट जो आता है उनका भी सेम मैग्नीट्यूड है। तो क्वेश्चन ये है, फाइंड द एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स। तो जो 2 वेक्टर रहे थे उनके बीच का क्या एंगल होना चाहिए। ठीक है, तो जितना तुमने सीखा है उसके बेसिस में ट्राई कर सकते हो कि क्या होगा। ठीक है, कोशिश करो, बाकी मैं इसका सॉल्यूशन आपको बताता हूं कि कैसे करना होगा। 2 वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एडिशन गिव्स द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड। हमें यह पता है कि 2 वेक्टर को ऐड करके जब तीसरा वेक्टर बनाते हैं तो वो तीनों वेक्टर से ट्रायंगल का फॉर्मेशन होता है। ट्रायंगल हमें बनाना पड़ेगा क्योंकि ट्रायंगल ऑफ एडिशन में सीखा। तो हो सकता है कि एक वेक्टर ये है ए और दूसरा वेक्टर ये है। इन दोनों वेक्टर को जब हमने ऐड किया, तो पहली बात तो ये कि इन दोनों वेक्टर का क्या सेम है, मैग्नीट्यूड इन दोनों वेक्टर का सेम। तो जितनी लेंथ इसकी है
उतनी लेंथ इसकी है, दोनों की लेंथ सेम है। और इन दोनों को जो ऐड करके रिजल्ट आएगा, रिजल्टेंट हम क्या कह सकते हैं, अगर ये वेक्टर ए होता, ये वेक्टर बी होता, तो क्या ये रिजल्टेंट वेक्टर आ जाता वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ऐसा आना चाहिए था। तो अगर हम इसको नाम देते वेक्टर ए का, इसको नाम देते वेक्टर बी का, तो ट्रायंगल ऑफ एडिशन से हमने सीखा है कि हम ए प्लस बी जब निकालते हैं, सॉरी ए प्लस बी जब निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पर है, स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ से हम एक वेक्टर बनाएंगे जो फाइनल पॉइंट पे जाएगा और इसको हम वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कह सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन की डिमांड ये है कि जितना मैग्नीट्यूड ए का है उतना ही बी का है और उतना ही उनके रिजल्टेंट का भी, तीनों के मैग्नीट्यूड सेम है। बना है ट्राइंगल, ट्राइंगल में तीनों साइड की सेम लेंथ होनी चाहिए क्योंकि सेम मैग्नीट्यूड है और लेंथ सेम होनी चाहिए। तो क्या इस एंगल को हम 60 डिग्री लिख सकते हैं, चाहे जो एंगल होगा, इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो ये एंगल 60 डिग्री का होना चाहिए, 60 डिग्री, राइट। अब अगर हमसे पूछा गया है कि ए और बी के बीच में क्या एंगल है, तो अगर आपने आंसर 60 डिग्री लिख दिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने कुछ देर पहले सीखा कि एंगल कैसे निकालते हैं। क्या ए का जो हेड है वो बी की टेल से जुड़ा है, और जब हेड और टेल जुड़ते हैं तो एंगल कैसे निकालते हैं, 180 माइनस थीटा। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम इनके बीच का एंगल निकालेंगे, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तो वो होना चाहिए 180 माइनस 60 इज इक्वल टू 120 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री लिख दोगे गलत हो जाएगा क्योंकि एक का हेड दूसरे की टेल से जुड़ा हुआ है। इस तरीके से दो वेक्टर के बीच का एंगल निकाला। नेक्स्ट प्रॉब्लम में आते हैं। टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी on addition gives the resultant vector which is perpendicular to one of the vectors and its magnitude is same as the magnitude of थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ, perpendicular to the smaller vector। ठीक है, ए और बी में से एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, तो स्मॉलर वेक्टर के परपेंडिकुलर है एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज सेम एज द मैग्नीट्यूड ऑफ स्मॉलर वेक्टर। फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर्स। ठीक है, ये भी एक एंगल निकालने का क्वेश्चन है। इसमें यह कहा गया है कि दो वेक्टर हमको दिए हैं, उन दो वेक्टर का नाम हमने वेक्टर ए और वेक्टर बी माना है। इन दोनों वेक्टर को जब एडिशन करते हैं, वेक्टर एडिशन करते हैं, तो उनका एक रिजल्टेंट आता है और जो रिजल्टेंट आता है ये परपेंडिकुलर होता है ए और बी में से जो छोटा वेक्टर। आप किसी भी एक को छोटा मान सकते हो, मान लेता हूं कि वेक्टर ए छोटा है, तो ये जो इनका रिजल्टेंट आएगा ये वेक्टर ए के परपेंडिकुलर हो जाएगा। और साथ में ये भी दिया है कि जो रिजल्टेंट आएगा इसका मैग्नीट्यूड उसी छोटे वाले वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। तो ए और बी के बीच में क्या एंगल होना चाहिए। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। आप ट्राई कर सकते हैं इसका, फिर मैं बताता हूं कि इसका सॉल्यूशन कैसे आता है। सबसे पहली बात कि यहां पर एक परपेंडिकुलर का वर्ड यूज हुआ है, तो उसका मतलब जो ट्राइंगल बनेगा ये राइट एंगल ट्राइंगल बनना चाहिए क्योंकि परपेंडिकुलर की बात की गई। ठीक है, तो देखो हम इसको ट्राइंगल को बनाते हैं। पहले हम बनाते हैं वेक्टर ए, मान लो बनाते हैं। ठीक है, और फिर हम बनाते हैं वेक्टर बी, ये वेक्टर बी है। अब हमने वेक्टर ए और वेक्टर बी जब बना लिया, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को फिर से अगर देखें, मैंने इसी तरीके से क्यों बनाया उसका रीजन है।
क्योंकि अगर हम वेक्टर ए इसको कहते, वेक्टर बी इसको कहते, तो ट्रायंगल ऑफ एडिशन में क्या सीखा है, ये ए है ये बी है, तो क्या ये रिजल्टेंट आता? तो रिजल्टेंट जो आता वो इस तरीके से बनाना होता है, ये बन जाता उसका रिजल्टेंट। ठीक, तो ये ए है, ये वेक्टर बी है, और ये वेक्टर है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब क्वेश्चन अगर हम फिर से एक बार ध्यान दें, अब आगे से जब भी आपको कोई क्वेश्चन आता है जिसमें आपसे कहता है कि रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर, तो यही डायग्राम बनना है, आपको याद रख लेना। तो इस तरह का डायग्राम बनाने का रीजन ये है कि आपको लिखा है कि जो रिजल्टेंट है वो परपेंडिकुलर है, आपको देख सकते हो परपेंडिकुलर है, किसके परपेंडिकुलर है, रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर वेक्टर। ए और बी में क्या ए छोटी लेंथ का है बी बड़ी लेंथ का है, तो ए छोटा वेक्टर हो गया, और ए और बी को जब जोड़ा तो रिजल्टेंट ये आया जो कि इस छोटे वेक्टर ए के परपेंडिकुलर है। अब ये पूछ रहा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, इन दोनों के बीच का एंगल बताइए कि इनके बीच का एंगल क्या होना चाहिए। हमको एक और इंफॉर्मेशन दी है कि जो रिजल्टेंट आता है इसका मैग्नीट्यूड इज सेम एज द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्मॉलर वेक्टर, मतलब इसका मैग्नीट्यूड स्मॉलर वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है। मैं तुम्हारे समझाने के लिए एक सिंपल ट्रायंगल ही बना देता हूं, यही ट्रायंगल यहां बनाया गया है। क्या इसका मैग्नीट्यूड अगर मैं मान लो लिखता कि इसका मैग्नीट्यूड मान लो x का है, तो क्या इसका मैग्नीट्यूड भी x के बराबर हो जाता? रीजन क्यों? क्योंकि इसमें कहा गया है कि जितना भी रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है वो इसके मैग्नीट्यूड के बराबर, तो ये दोनों मैग्नीट्यूड बराबर हो गए। और हमसे ये एंगल अगर मान लो मैं थीटा कहता, तो क्या ये एंगल भी थीटा हो जाता? अब तुम देख सकते हो कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें आपको परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, तो हम यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। tan थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस, मतलब 1 हो जाएगा, इसका मतलब थीटा आ जाएगा 45 डिग्रीज। ठीक, ये एंगल 45 डिग्रीज है। तो क्या ए और बी के बीच का एंगल 45 डिग्रीज है? फिर से अगर ऐसा कहोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जहां पर ए का हेड है वहां पर बी की टेल है, तो अगर हम ए का हेड और बी की टेल से एंगल निकालते तो हमें 180 में से माइनस करना पड़ता। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस 45 इज इक्वल टू 135 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से दो वेक्टर के बीच का एंगल हमने फाइंड आउट किया। तो ये कुछ क्वेश्चंस हो गए जिसमें हम लोग वेक्टर के बीच का एंगल निकालते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जब आएंगे तो हम सीखेंगे वेक्टर को ऐड करने का तीसरा तरीका, जो है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन सीखा, पॉलीगॉन लॉ सीखा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन में हम क्या करते थे, दो वेक्टर को जोड़ते थे और उनसे ट्रायंगल बनाते थे। पॉलीगॉन लॉ में दो से ज्यादा वेक्टर को जोड़ते थे, ठीक है, 3-4 वेक्टर को जोड़ के पॉलीगॉन बनाते थे। पैरेललोग्राम में भी दो वेक्टर को जोड़ना है, ठीक है, ट्रायंगल में भी दो वेक्टर को जोड़ के रिजल्ट निकालते हैं, पैरेललोग्राम में भी दो वेक्टर को जोड़ के ही रिजल्ट निकालेंगे। दोनों एक ही चीज बताते हैं, बस तरीके अलग अलग हैं। तो मैं थोड़ा सा अगर तुम्हें कंपेयर करके बताऊं कि जैसे ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो हमने जो सीखा है ट्रायंगल लॉ, उसमें हम क्या करते थे कि अगर हमें वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी निकालना होता था तो हम पहले बनाते थे वेक्टर ए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बनाया वेक्टर ए, और जहां पे वेक्टर ए खत्म हुआ वहां से वेक्टर बी स्टार्ट किया, ये बना दिया वेक्टर बी। और ए और बी बनाने के बाद हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग से एंड को जोड़ देंगे। स्टार्टिंग से एंड को जोड़ने के बाद ये बन जाता था वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ये कौन सा लॉ था, ये हमने सीखा था ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन में, ठीक। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन भी इन्हीं दोनों वेक्टर को ऐड करेगा, लेकिन तरीका अलग है। नाम है पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम बनाएंगे। देखो तरीका ये है, ट्रायंगल लॉ में हमने क्या किया कि जहां पर ए खत्म हुआ वहां से बी शुरू किया। पैरेललोग्राम लॉ में जहां से ए शुरू हुआ है वहीं से बी भी शुरू होगा, दोनों के स्टार्टिंग पॉइंट एक ही रहेंगे, दोनों टेल टू टेल जुड़े हुए हैं, ठीक है। यहां पे ए खत्म हुआ था तब बी शुरू हुआ था, यहां पे जहां से ए शुरू हुआ था वहीं से बी शुरू हुआ था, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम। नाम है पैरेललोग्राम, इसके पैरेलल एक लाइन बना दो,
इसके पैरेलल एक लाइन बना दो, बन गया पैरेललोग्राम, बन गया पैरेललोग्राम। इस पैरेललोग्राम का वो डायगोनल जो वहीं से स्टार्ट होगा जहां से ए और बी स्टार्ट हुए थे, इसको अगर हम इस तरीके से जोड़ देते हैं तो ये जो डायगोनल बनेगा इसको वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का नाम दिया गया। दोनों आपके सामने लगे हैं, ये है ट्रायंगल लॉ और ये है पैरेललोग्राम लॉ। दोनों लॉ में क्या अंतर है ऐड करने में? दोनों लॉ दो वेक्टर को जोड़ते हैं, ए और बी ये भी जोड़ता है, ए और बी ये भी जोड़ता है। ये कहता है ए बनाओ फिर बी बनाओ, ट्रायंगल कंप्लीट कर दो, ए प्लस बी आ जाएगा। पैरेललोग्राम कहता है ए बनाओ और बी बनाओ लेकिन दोनों को एक ही जगह से स्टार्ट करो और फिर इसको एक पैरेललोग्राम में कंप्लीट करके जो डायगोनल आएगा इसको नाम दिया गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो क्या यहां से और यहां से अलग रिजल्ट आया है? नहीं, दोनों रिजल्ट सेम है। जो वेक्टर ए प्लस बी यहां पर है वही यहां पर है, तुम उसको उठा के पैरेलल शिफ्ट करोगे तो सेम आएगा। ठीक है, अगर तुमने डायग्राम बना लिया है तो मैं तुम्हें दिखाता हूं कि कैसे सेम आएगा, क्यों सेम है रिजल्ट। तो अगर तुम इस डायग्राम को थोड़ा सा ध्यान दो तो ये वेक्टर बी है, ठीक है। अगर इस वेक्टर को उठा के मैं इधर बना देता तो कोई चेंज आता क्या? नहीं आता। तो अगर ये वेक्टर बी है तो मैं ये कह सकता हूं कि ये भी वेक्टर बी कहा जा सकता है, क्योंकि आप अगर पैरेलली शिफ्ट कर देते हैं तो कोई चेंज नहीं आता। ये वेक्टर बी है तो ये भी वेक्टर बी है। अब तुम बस ट्राइंगल को कंसीडर करो, ये ए है ये बी है, तो ट्राइंगल ऑफ एडिशन क्या इसको ए प्लस बी कहता? तो ट्राइंगल ऑफ एडिशन से ए और बी का एडिशन ए प्लस बी ये आता ट्राइंगल ऑफ एडिशन से, और पैरेललोग्राम ए और बी को जोड़कर पैरेललोग्राम का डायगोनल ए प्लस बी बनाता है। इसका मतलब रिजल्ट सेम है, बस करने के तरीके अलग है। डिपेंड करता है कि आपको कौन सा तरीका ज्यादा कंफर्टेबल है, आप उसको अप्लाई करेंगे। मोस्टली हम लोग यूज करेंगे पैरेललोग्राम, क्योंकि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन की अच्छी बात यह है कि यहाँ पर ए और बी के बीच का एंगल अगर मान लो ये एंगल दिया होता थीटा, तो हम अगर एंगल निकालने को कहते तो इनके बीच का एंगल थीटा दिख रहा है, लेकिन आंसर थीटा नहीं होता, 180 माइनस थीटा होता, क्योंकि ए और बी हेड टू टेल जुड़े हो। लेकिन यहां पर अगर ए और बी के बीच का एंगल दिखता, मान लो ये एंगल अल्फा होता, तो अल्फा ही आंसर होता, क्योंकि ए की टेल और बी की टेल टेल टू टेल जुड़े हैं, तो यहां पे आपको 180 से माइनस करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो ये हो गया पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, जिसमें हमने दो वेक्टर को ऐड किया पैरेललोग्राम बनाकर। कोई भी पैरेललोग्राम जब बनता है तो हो सकता है कि इसकी साइड बराबर ना हो सकता है ऐसा बन जाए। आमने सामने की साइड बराबर होती हैं और इस तरीके से बन सकता है ये पैरेललोग्राम। ठीक है, इसके कितने डायगोनल्स होंगे? दो डायगोनल होंगे ऑब्वियसली। ये दो डायगोनल में एक डायगोनल ये है, दूसरा डायगोनल भी है। इनके बीच में जो एंगल होता है, ये एंगल ये 90 डिग्रीज नहीं होता है। 90 डिग्रीज हो सकता है अगर ये रोम्बस होता या स्क्वायर होता, मतलब अगर चारों साइड बराबर होती तो ये एंगल 90 डिग्री के आते हैं। चारों साइड बराबर नहीं है तो 90 डिग्री से नहीं आते, कुछ और एंगल है। लेकिन ये बात तो है कि जितनी ये लेंथ है उतनी ये लेंथ है, जितनी ये लेंथ है उतनी ये लेंथ है, मतलब दोनों डायगोनल एक दूसरे को जब काटते हैं तो दो बराबर हिस्सों में बांट देते हैं। ठीक है, अगर ऐसा है कि दो बराबर हिस्सों में बांट देते हैं, तो अब अगर मैंने कहा होता कि ये वेक्टर वेक्टर ए है, मान लो ये वेक्टर वेक्टर बी है, तो हमें ये पता है कि ये पूरा वेक्टर क्या होता। ठीक है, ये पूरा वेक्टर यहां से यहां तक क्या होता। ठीक है, ये पूरा वेक्टर जो यहां से यहां तक आता, इसको हम नाम देते थे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, जो हमने सीखा। लेकिन क्या ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को दो हिस्सों में बांट दिया गया है? जितनी लेंथ ये है उतनी लेंथ ये भी है। तो अब मेरा कहना है कि आप इस दो वेक्टर को कंसीडर करो, एक वेक्टर ये वाला यहां से यहां तक, दूसरा वेक्टर ये वाला यहां से। ये दोनों लेंथ एक दूसरे के बराबर है। अगर मैंने इसको नाम दिया है वेक्टर, मान लो आर का नाम दिया है या वेक्टर सी का नाम दिया है, तो क्या इसको वेक्टर सी कह सकते हैं? क्यों कह सकते हैं? जितनी लेंथ इसकी है उतनी लेंथ इसकी है, जो डायरेक्शन इसका है वही डायरेक्शन इसका है, तो दोनों सी है। और ये सी और ये सी जुड़ जाएंगे तो 2c मिल जाएगा। क्या ये 2c जो मिलेगा ये 2c सी ए प्लस बी के बराबर हो जाएगा? तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर c इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b, या वेक्टर c इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b बाय 2।
ओवरऑल रिजल्ट क्या है, आप इस बात को समझें। रिजल्ट ये कहता है, इसी डायग्राम से मैं कंपेयर करता हूं, क्या आपने अगर एक वेक्टर बनाया वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर बनाया वेक्टर बी, ये दो वेक्टर्स, ठीक है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और फिर तुमने इसको तीसरी साइड बनाकर एक ट्रायंगल कंप्लीट कर दिया। ये ट्रायंगल कंप्लीट हो गया हमारा। इस ट्रायंगल का कहीं ना कहीं मिड पॉइंट होगा। यहां से अगर आप उस मिड पॉइंट को जोड़ देंगे तो ये एक नया वेक्टर बन जाएगा, वेक्टर सी। कंपेयर करो, देखो ये वाला ट्रायंगल छोड़ दो, ये ट्रायंगल देखो, ये ए है, ये बी है, यहां से जोड़ दिया, ये एक ट्रायंगल बन गया, इसके मिड पॉइंट पर जोड़ दिया, ये वेक्टर सी बन गया। और ये जो वेक्टर सी बनेगा, इसको क्या नाम दे सकते हैं, वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बाई 2। समझ में आई बात? तो जहां से ए स्टार्ट हुआ है वहीं से बी स्टार्ट हुआ है, वहीं से सी स्टार्ट हुआ है। सी इसका मीडियन कह सकते हो, और सी को हम लिख सकते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बाई 2 के बराबर। ठीक है, अगर मैंने इसमें थोड़ा सा चेंज किया, ध्यान देना, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर मान लो, ये वेक्टर जो नया वेक्टर है, कोई इस वेक्टर को नाम दिया मैंने, ये मान लो ये वेक्टर बी होता। ठीक है, ये अलग केस है, ये अलग केस है, दोनों को आपस में कंपेयर नहीं करना है। ठीक है, ये ए और बी है, और मैंने फिर यहां से बना के एक ट्रायंगल कंप्लीट कर दिया, और फिर यहां से मिड पॉइंट को जोड़कर मैंने सी बनाया। यहां पर अंतर यह आ गया है कि ए जैसा है यहां पर वैसा ही रहा, सी जैसा है यहां पर वैसे ही रहा, लेकिन बी जो पहले बाहर जा रहा था, यहां से स्टार्ट हो रहा था, बी उल्टा हो गया। अगर बी उल्टा हो गया है तो यहां पर हम सी को लिखेंगे वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बाई 2। माइनस कर दिया गया, क्यों? क्योंकि जो वेक्टर ए बाहर निकला था, सी बाहर निकला था, बी बाहर निकला था, तो तीनों पॉजिटिव होते थे। लेकिन ए बाहर निकल रहा है, सी बाहर निकल रहा है, बी उल्टा हो गया है, तो बी उल्टा हो गया तो वेक्टर सी को लिखेंगे वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बाई 2। ठीक है, दोनों उल्टे हो जाते। दोनों उल्टे होने का मतलब ये बन जाता वेक्टर ए, ये बन जाता वेक्टर बी। क्या दोनों उल्टे हो गए? यहां पे हमने जोड़ा, यहां से बनाया ट्रायंगल। वेक्टर सी उल्टा नहीं हुआ है, वेक्टर सी उल्टा होता तो उसको भी माइनस कर देते। यहां पे कौन उल्टे हुए हैं? ए उल्टा हुआ है, बी उल्टा हुआ है, सी वैसे ही है, तो सी को वैसे ही रखेंगे, ए की जगह माइनस से, बी की जगह माइनस बी, और वेक्टर सी हो जाएगा माइनस ए माइनस बी बाई 2। क्यों? क्योंकि ए उल्टा हो गया है, बी जो बाहर निकल रहा था वो भी उल्टा हो गया है, जो बाहर निकल रहे थे वो पॉजिटिव लेते थे, जो अंदर आ रहे हैं वो नेगेटिव हो जाएंगे। सी अभी भी बाहर निकल रहा है, सी वैसे ही लेंगे, और वेक्टर सी को लिख देंगे माइनस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बाई 2 के बराबर। ठीक है, इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन भी कर सकते हैं, जिसमें कि कोई भी ट्रायंगल जो हम बनाते हैं तो उसके कितने मीडियंस होते हैं? उसके 3 मीडियंस होते हैं। ठीक है, अगर कोई ट्रायंगल है जिसके 3 जो साइड्स हैं वो अगर 3 वेक्टर्स होते, 3 साइड को हम 3 वेक्टर बना देते, और फिर हम कहते हैं कि उन 3 साइड्स के ट्रायंगल के जो 3 मीडियंस हैं, उन तीनों मीडियन भी एक वेक्टर सी होंगे, कोई ना कोई वेक्टर्स होंगे, तो उन 3 मीडियन वेक्टर के सम की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इसके ऊपर हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं जो हमने सीखा अभी कि कोई ट्रायंगल अगर है, उसकी 2 साइड्स अगर हैं, तो जो मीडियन बनता है वो हम किस तरीके से लिखते हैं। तो क्वेश्चन को इस तरीके से दिया हो सकता है, ट्रायंगल हैज 3 sides as vectors A, B and C. Find the vector sum of 3 medians of triangle. ठीक है, तो ट्रायंगल के 3 साइड्स हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, और उसके जो 3 मीडियंस होंगे उनका सम हमें निकालना है। ठीक है, तो आपको जितना बताया कि आप उसमें ट्राई करें, फिर मैं सॉल्यूशन बताता हूं। पहली बात तो यह है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी को ट्रायंगल की जो 3 साइड बना रहे हैं वो किस तरीके से बना रहे हैं। मतलब हो सकता है कि ये वेक्टर ए हमने बनाया है, दूसरा वेक्टर वेक्टर बी बनाया है,
तीसरा वेक्टर वेक्टर सी बनाया, मैंने एक ऑर्डर में बना दिया। आप हो सकता है ए ऐसे बनाते, बी उल्टा बना देते, सी कुछ भी कर सकते हो, उससे रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़े। तो हमने एक पार्टिकुलर ऑर्डर सेलेक्ट किया और उसके ऊपर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। 3 मीडियंस हैं, तो सबसे पहले हम इस मीडियन को लिखेंगे कि ये मीडियन क्या होगा। ठीक है, इस मीडियन का नाम हम लोग देते हैं वेक्टर C1। तो जब भी तुम इस मीडियन को लिख रहे हो तो ये मीडियन इनके ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि हमने ये सीखा कि अगर एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, तो जो मीडियन बनता है ये मीडियन इनके ऊपर डिपेंड करेगा। C1 बाहर निकल रहा है, A बाहर निकल रहा है, देख सकते हो, लेकिन जो C है वो अंदर आ रहा है। जो अंदर आ रहा है उसको नेगेटिव लेते थे, जो बाहर जा रहा है उसको पॉजिटिव लेते थे। C1 भी नहीं लेते हैं क्योंकि C ऑलरेडी यूज हो चुका है। इसको मैं नाम ले देता हूं वेक्टर R1। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं बताओ? हम लिख सकते हैं वेक्टर R1 जो है बाहर निकल रहा है, इसको वेक्टर R1 लिखेंगे, इज इक्वल टू, ये वेक्टर इनके टर्म में लिखा जाएगा। R1 बाहर निकला है तो पॉजिटिव है, A बाहर निकला है तो पॉजिटिव है, C अंदर आया है तो नेगेटिव है। तो क्या लिखेंगे? वेक्टर A माइनस वेक्टर C बाय 2, ये R1 का वेक्टर हो गया। ठीक है, उसी तरीके से हम दूसरे मीडियन पे आते हैं। दूसरा मीडियन मान लेते हैं, ये बना लेते हैं, ये दूसरा मीडियन है वेक्टर R2। जो दूसरा मीडियन है ये जहां से स्टार्ट हुआ है वहां से बाकी कौन से 2 वेक्टर्स से जुड़े हैं वो डिपेंड करता है। तो अगर ये यहां से स्टार्ट हुआ है तो ये वेक्टर इनके टर्म में लिखा जाएगा, ये दोनों उसमें आने चाहिए। ये बाहर निकला है तो पॉजिटिव है, ये बाहर निकला है B तो पॉजिटिव है, लेकिन A आप देख सकते हैं अंदर आ रहा है। तो क्या हम वेक्टर R2 को जब लिखेंगे तो हम लिखेंगे वेक्टर R2 जो बाहर निकला, वेक्टर B जो बाहर निकला ये पॉजिटिव है, वेक्टर A जो अंदर आया वो नेगेटिव है बाय 2, ये वेक्टर R2 हो गया। ठीक है, और जो तीसरा वेक्टर है वेक्टर R3, इसको लिखा जाए, ये तीसरा मीडियन हो गया। ये तीसरे मीडियन का नाम हमने दिया है वेक्टर R3। ये जो तीसरा मीडियन है ये जहां से बाहर निकला है उसके ही टर्म में लिखा जाएगा। तो तीसरा वेक्टर जो वेक्टर R3 है ये कहां से बाहर निकला है? ये यहां से निकला है। इससे ये दोनों वेक्टर जुड़े हैं, R3 इन दोनों वेक्टर के संग जहां पे इंटरसेक्शन है वहीं से निकला है, तो R3 इन्हीं के टर्म में लिखा जाएगा। R3 बाहर आ रहा है, ठीक है, B जो है ये अंदर आ रहा है, तो जो अंदर आ रहा है वो नेगेटिव है, R3 बाहर गया तो ये पॉजिटिव है, वेक्टर C बाहर गया, वेक्टर C बाहर गया तो ये पॉजिटिव है। तो वेक्टर R3 को हम क्या लिख सकते हैं? वेक्टर R3 को लिख सकते हैं वेक्टर R3 इज इक्वल टू, वेक्टर B बाहर निकला है C ये पॉजिटिव है, वेक्टर जो अंदर आया है B वो नेगेटिव है, तो वेक्टर C माइनस वेक्टर B बाय 2। अब हम इन तीनों मीडियंस को जोड़ लें। तो हम जब इन तीनों मीडियंस को जोड़ेंगे वेक्टर R1 प्लस वेक्टर R2 प्लस वेक्टर R3, तो डेनोमिनेटर में 2 सब जगह है, आप देख सकते हैं, तो 2 कॉमन आ जाएगा। ऊपर क्या क्या आ जाएगा? A माइनस C प्लस B माइनस A प्लस C माइनस B, माइनस B प्लस B कैंसिल, प्लस C माइनस C कैंसिल, माइनस A प्लस A कैंसिल, क्या आ गया? 0 एक नल वेक्टर है। नल वेक्टर क्यों? क्योंकि वेक्टर का एडिशन हमको वेक्टर ही देता है, तो हम कह सकते हैं कि इन 3 वेक्टर का सम जो देगा वो रिजल्टेंट वेक्टर एक नल वेक्टर होगा और 3 मीडियन का सम 0 आएगा। ये एक जनरल प्रॉपर्टी है जिसको कहीं भी यूज कर सकते हैं। प्रॉपर्टी ये कहती है कि कोई भी ट्राइंगल के 3 मीडियंस, कोई भी ट्राइंगल के 3 मीडियंस का सम हमेशा 0 होता है। ठीक है, तो इस रिजल्ट को भी हम अलग से नोट कर लेते हैं। सम ऑफ 3 medians as vector of triangle will always be 0। ठीक है, तो ट्रायंगल के 3 मीडियन का सम हमेशा 0 आता है। ठीक है, चलिए फिर इसके आगे बढ़ते हैं और आगे अब हम सीखते हैं कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन हमने सीखा। अब इस पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन से हमने ये सीखा कि ए और बी अगर 2 वेक्टर्स हैं तो उनका रिजल्ट हम कैसे निकालते हैं।
वो जो रिजल्ट आता है उसका मैग्नीट्यूड और उसके डायरेक्शन के बारे में सीखते हैं। तो हेडिंग को जैसे दे सकते हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, तो अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर, इनका रिजल्ट कैसे निकालते हैं? पैरेललोग्राम ऑफ एडिशन कहता है कि आप पहले एक पैरेललोग्राम का फॉर्मेशन करें। ये पैरेललोग्राम का फॉर्मेशन हो गया और इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट का मतलब एडिशन से जो आता है, तो इन दोनों वेक्टर का जो एडिशन करके ये डायगोनल आएगा, इसको हम कह सकते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर आर। आर रिजल्टेंट, ए और बी का सम रिजल्टेंट आर के हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब इसकी क्या लेंथ होगी ये हमें पता करना है और ये भी पता करना है कि ये जो रिजल्टेंट वेक्टर आया है ये कितने एंगल पर यहां से जा रहा है। उसको सॉल्व करने के लिए मान लिया जाए हमको ये दिया हुआ है कि ये पूरा एंगल थीटा के बराबर है। इसका लेंथ हमको पता है, इसकी लेंथ हमको पता है, इसकी लेंथ जो आएगी वही इसका मैग्नीट्यूड होगा। अब इसकी लेंथ कैसे निकालनी है? तो उसको लेंथ को निकालने के लिए मैं एक और पैरेललोग्राम बनाता हूँ, आइडेंटिकल पैरेललोग्राम, लेकिन इसमें हम लोग साइड की सिर्फ लेंथ को कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो आइडेंटिकल पैरेललोग्राम है, इस वेक्टर ए की लेंथ ए के बराबर है, इस वेक्टर बी की लेंथ बी के बराबर है, ये पैरेललोग्राम है। और इस पैरेललोग्राम का ये जो डायगोनल बना है इसको हम वेक्टर आर कह रहे हैं या रिजल्टेंट कह रहे हैं। इसकी लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। ये एंगल हमको पता है थीटा के बराबर। ठीक है, अच्छा ये लेंथ अगर बी की है तो इस लेंथ को भी आप बी कह सकते हो क्योंकि पैरेललोग्राम में पैरेलल लेंथ बराबर होगी। और आगे हम एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, एक वर्टिकली डाउनवर्ड लाइन यहाँ से बनाएंगे और इस लाइन को थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर देंगे जिससे कि आपको ये एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, ये एंगल थीटा है तो इसको भी आप थीटा ही कह सकते हैं क्योंकि ये दोनों साइड पैरेलल हैं, तो ये एंगल थीटा है तो उसको भी थीटा कह सकते हैं। आगे थोड़ा सा हम एक ट्रायंगल की प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। ट्रायंगल की प्रॉपर्टी का यूज ये है कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल जब होता है, अगर उसकी ये लेंथ L है, ये एंगल थीटा है। ठीक है, तो हम ये दोनों लेंथ निकाल सकते हैं। वो लेंथ जो थीटा से जुड़ी हुई है ये L cos थीटा होती है और जो थीटा के ठीक सामने जो लेंथ है इसको हम L sin थीटा कहते हैं। ठीक है, थीटा के सामने वाली लेंथ L sin थीटा होती है, थीटा से जुड़ी वाली लेंथ L cos थीटा होती है। इस प्रॉपर्टी का यूज अगर हम इस राइट एंगल ट्रायंगल में करते हैं तो ये B है, ये एंगल थीटा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये L था तो ये L cos थीटा था, ये B था तो इसको हम B cos थीटा कहते हैं। ठीक, थीटा के सामने L sin थीटा हो गया, ये थीटा के सामने ये B sin थीटा हो गया। ठीक है, अब आप इस बड़े राइट एंगल ट्रायंगल को कंसीडर करो। ये बड़ा राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, इस बड़े राइट एंगल ट्रायंगल में ये पूरा बेस है a प्लस बी कॉस थीटा और ये इसकी हाइट है b sin थीटा। ये पता है तो हम इसका हाइपोटेनियस निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। तो क्या पाइथागोरस थ्योरम का यूज होगा? पाइथागोरस थ्योरम का यूज होगा कि r स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस b sin थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, r स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस b sin थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको एक्सपेंड करते हैं, r स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा और b sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब जरा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा वाला टर्म और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा वाला टर्म एक संग लिख देंगे तो आर स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा
प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, हमने यहाँ से बी स्क्वायर को कॉमन ले लिया और एक टर्म अकेला बच गया 2ab cos थीटा। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। तो आर स्क्वायर को लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, या ये जो r की वैल्यू है ये बन जाएगी रूट ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है, ये रिजल्ट ये बताता है कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड स्मॉल ए है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड स्मॉल बी है, और उनके बीच में अगर एंगल थीटा का है, तो उन दोनों वेक्टर को जोड़ के जो रिजल्ट आएगा, रिजल्टेंट हम जिसको कह रहे हैं, उस रिजल्टेंट की इतनी लेंथ या इतना मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, तो ये रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला बन जाए। दूसरी बात ये आती है कि ये जो रिजल्टेंट आया है, इस डायग्राम में वापस आते हैं, ये जो रिजल्टेंट आया है इसने यहां से ये एंगल कितना बनाया है, डेल्टा। ठीक है, या यहां से ये एंगल कितना बनाया है। तो ये जो रिजल्टेंट आया है इसका एंगल निकालने के लिए अगेन आप इस राइट एंगल ट्राइंगल को जरा कंसीडर करें, और इस राइट एंगल ट्राइंगल में हम लिख सकते हैं tan डेल्टा। tan डेल्टा इज इक्वल टू हाइट b sin थीटा अपॉन बेस a प्लस बी cos थीटा। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में हमने tan डेल्टा की वैल्यू लिखी, और इस tan डेल्टा की वैल्यू हम लिख सकते हैं tan ऑफ डेल्टा इज इक्वल टू हाइट कितनी है b sin थीटा और बेस कितना है a प्लस बी cos थीटा। ये एक्चुअली डायरेक्शन बताने का काम करता है, क्योंकि जितने एंगल पर वो वेक्टर जाएगा वो उसका डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, तो दो चीजें हैं कि हमें दो वेक्टर्स अगर हैं, दो वेक्टर कोई भी हो सकते हैं, दो वेक्टर फोर्स के हो सकते हैं, वेलोसिटी के हो सकते हैं, एक्सेलरेशन के हो सकते हैं, कोई भी दो वेक्टर्स अगर दिए हैं, उन दो वेक्टर को ऐड करके जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट का फॉर्मूला ये है, इतना रिजल्टेंट है, और जितने एंगल पर आएगा उसका ये फॉर्म। ये कम यूज होता है, लेकिन अगर यूज होता है तो ये फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए। मैक्सिमम टाइम ये वाला फॉर्मूला हमें यूज कर। ठीक है, तो इस तरीके से हम दो वेक्टर के रिजल्टेंट का फॉर्मूला यूज करते हैं। अब इस फॉर्मूले के ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस और करेंगे, ठीक है, जिसमें हम समझेंगे कि इनका रिजल्टेंट हम कैसे निकालते हैं। तो रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला है रूट ओवर ए स्क्वायर पर बी स्क्वायर पर 2ab cos थीटा, इसको अप्लाई कैसे करते हैं किसी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन से सीखते हैं। ये क्वेश्चन हम लोगों ने कुछ से पहले किया था, उसको एक अलग तरीके से किया था, वीडियो रिवाइंड करके देख सकते हैं, या दूसरा जो तरीका है उसको देखते हैं। क्वेश्चन वही है, इफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड is same as the magnitude of the two vectors, then find the angle between them। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन हमने कुछ देर पहले किया था, हम लोगों ने ट्राइंगल बनाया था, वेक्टर ए बनाया था, वेक्टर बी बनाया था, ए प्लस बी बनाया था। वो तीनों वेक्टर जो थे वो ट्राइंगल की तीन साइड थे, तीनों बराबर लेंथ के थे, तो हमने कहा था 60 डिग्री होगा। फिर हमने तरीके से एंगल बिटवीन द वेक्टर से 120 डिग्री आंसर निकाला। अब इसका दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है, ये फॉर्मूला हमसे कहा गया है कि जितना मैग्नीट्यूड ए का है उतना ही मैग्नीट्यूड बी का है, उतना ही मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट का है, रिजल्टेंट भी उतना ही है, ए भी उतना ही है, बी भी उतना ही। तो जब ये तीनों ही सेम है तो मैं सबको एक ही सिंबल से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, जो सिंबल मान लो ए का ही यूज कर लेते हैं। तो हम ये कह सकते हैं ए इज इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a cos थीटा। ठीक है, क्योंकि ए और बी दोनों बराबर हैं, आर भी बराबर। अगर हम इसको रूट को हटा देंगे तो स्क्वायर इधर चला जाएगा, ये आएगा 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos थीटा। ठीक है, 2a स्क्वायर इधर चला जाएगा, माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर cos थीटा। इसका cos थीटा कितना आ गया, -1/2। जहां तक एंगल की बात है, हम लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में,
जिसमें हम लोग ये सीखेंगे कि कोई भी एंगल जो होगा वो कैसे निकालते हैं, क्योंकि आप हो सकता है अभी तक माइनस नहीं सीखते हो कि cos थीटा माइनस हाफ माइनस रूट 3/2, तो अभी हो सकता है आपको नहीं पता हो, लेकिन ये कैसे निकलता है इसको बताऊंगा जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। अभी फिलहाल ये समझ लो cos थीटा माइनस हाफ तब होता है जब थीटा होता है 120 डिग्री। तो यही थीटा हमको पता करना था। पहले हमने दूसरे तरीके से पता किया था, ये तरीका बताता है कि हम इस फॉर्मूले का यूज करके भी उनके बीच का एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये तरीका हो गया जिससे कि हमने इस फॉर्मूले का यूज किया। एक और क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन ये है कि ये मैंने एक डायग्राम बना रहा हूं, ये मान लो दिया है कि ये 20 न्यूटन का है। ठीक है, ये 20 न्यूटन का फोर्स है, ये भी 20 न्यूटन का फोर्स है, ये एंगल 60 डिग्री। मैं तुमसे ये पूछ सकता हूं कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। इन दोनों फोर्स का जो रिजल्ट आएगा उसका क्या मैग्नीट्यूड है। तो जो फॉर्मूला हमने सीखा वो यही था कि सॉल्यूशन इसका यहाँ पे करते हैं, आप चाहो तो एक बार ट्राई कर सकते हो, फिर सॉल्यूशन आप देख सकते हो। हमने जो सीखा वो ये सीखा कि रिजल्टेंट है √a² + b² + 2ab cos थीटा। ये फॉर्मूला है रिजल्ट। ये फॉर्मूला किसी भी दो वेक्टर को ऐड करके उसका जो रिजल्ट आता है उसके बारे में बताता है। और हमें यहाँ पे दो वेक्टर को ऐड करने के लिए ही पूछा है, क्योंकि रिजल्टेंट का मतलब ऐड करना ही होता है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो पहला फोर्स है वो 20 के बराबर है, a 20 हो गया। दूसरा फोर्स जो है वो भी 20 के बराबर है, b भी 20 हो गया। और जो इनके बीच का एंगल है थीटा, वो 60 डिग्री लिखोगे तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि हमको पता है कि ये दोनों वेक्टर में एक की हेड दूसरे की टेल से जुड़ी हुई है, और एक की हेड दूसरे की टेल से जुड़ी है, तो थीटा जो होता है वो 180 में से 60 को माइनस करके 120 डिग्री आता है। ठीक है, तो ये इनके बीच का एंगल। अब फॉर्मूला जो है ये फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। r = √a का स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर, b का स्क्वायर अगेन 20 का स्क्वायर, प्लस 2ab cos 120 डिग्री। cos 120 डिग्री जैसे लास्ट प्रॉब्लम में भी हमने सीखा कि cos 120 डिग्री -1/2 होता है। तो ये हो जाएगा √20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर प्लस 2 × 20 × 20 20 का स्क्वायर, और cos 120 -1/2 होता है। तो क्या ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा और माइनस इधर आ जाएगा। तो r को हम लिख सकते हैं √20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, माइनस इधर आ गया, तो -20 का स्क्वायर। तो एक 20 का स्क्वायर और एक -20 का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। √20 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 20। तो दो फोर्सेस थे, दोनों 20 और 20 के थे। उनका रिजल्ट क्या आएगा? वो रिजल्ट 20 आया। इस क्वेश्चन में 20 आया, हो सकता है किसी और क्वेश्चन में कुछ और आए। किसके ऊपर डिपेंड करता है रिजल्ट? रिजल्ट डिपेंड करता है कि दो जो वेक्टर जोड़े गए हैं उनके क्या क्या मैग्नीट्यूड है, और साथ में ये भी डिपेंड करता है कि उनके बीच में क्या एंगल है। एंगल अलग अलग करते जाओगे, दो वेक्टर का जो रिजल्ट आएगा ऐड करने के बाद वो भी अलग अलग होता जाएगा। ठीक है।